Hello students, welcome back in online teaching class. Standard 11th NCERT syllabus, subject biology and chapter number 17 breathing and exchange of gases. I explain you up to the process human respiratory system and difference between the breathing and respiration. Today let's we take the respiratory volumes and capacity, this topic. Okay students? Now respiratory volume and respiratory capacities. Then volume, how much volume means how much gas is enter inside and outside the carbon dioxide, how much. Okay, then this quantity is measured in the volumes. And capacity, that how much oxygen goes inside the lungs and how much carbon dioxide come out from the lungs. Okay, then like these capacities are included in this following terms. Number one, tidal volume. Okay, tidal volume means, we say to this in short form TV. Okay, means tidal volume. This is the inspired or expired during the normal respiration. When we take the respiration, then oxygen goes inside the lungs and fill up in the alveoli, and then the carbon dioxide come out from it. This is the tidal volume. Okay, inspired and expired both are included in this tidal volume, means total. And a healthy man can inspired or expired approximately 6000 to 800 ml of per minute. Okay, this volume capacity of a healthy man which don't have any disorders of respiratory system. Now the inspired reserve volume means how much oxygen take only inside in the lungs. Okay, only for the oxygen goes into the lungs. This is called the inspiratory reserve volume. And a person can inspire by forcible inspirations and this average is 2400 to 300 ml. यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको दिया गया है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है हेल्दी पर्सन का, कि कितनी ऑक्सीजन उसके अंदर जा कर के रिजर्व हो रही है, उसके अंदर लंग्स कैपेसिटी उसको कर रहा है, वो है 2500 टू 300 ml. ठीक है, इसे बोलते हैं IRV. इसका अमाउंट जो यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, आप इस टर्म को याद रखिएगा और यह भी याद रखिएगा. ओके, क्योंकि आपके MCQ से ऑब्जेक्टिव्स में मोस्ट ऑफ पूछे जा सकते हैं. ना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट फ्रॉम द लंग्स. ओके, जितनी ऑक्सीजन अंदर गई है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर वो एक्सपायरेशंस में कितनी निकली है, तो एवरेज उसका अमाउंट है 1000 से लेकर के 1100 ml. ओके, ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV. ठीक है, तो आप यहाँ पे IRV याद रखिएगा. जो ऑक्सीजन जाती है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसका अमाउंट जो होता है वह कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है उसके अंदर जो होती है वहाँ पे कंज्यूम हो जाती है. अब है रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम मीन्स होता है कि लंग्स बची हुई जितनी वॉल्यूम जो अपनी ऑक्सीजन अंदर गई है लंग्स में, टोटल हमारे पास इतने लीटर गई थी, देखिए कितने इंस्पायर और एक्सपायरी यहाँ पे दी हुई है 6000 में से, और निकली कितनी थी अपने पास इतनी, तो बाकी की कहाँ पर रिजर्व हो गई, तो वहाँ आ जाएगी रेसिडेंस वॉल्यूम्स के अंदर, कि लंग्स के सिवाय वहाँ पर जितनी जो एक्सपायर हुई है वहाँ से बाहर निकली है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अंदर चले गई है उसके सिवाय जो बाहर निकल रही है वह उसका एवरेज कहलाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम. 1100 ml से 1200 ml तक होता है. ठीक है, तो यहाँ ये चारों जो यहाँ पे दी गई है इंपॉर्टेंट इंस्पायरी एक्सपायरी वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स आप याद रखिएगा. वॉल्यूम जो होता है ml में उसकी मेज़रमेंट होगी और वो कितनी अंदर गई है उसकी मेज़रमेंट वो वॉल्यूम में यहाँ पर मेज़रमेंट करके आपको चारों बताई गई थी. ठीक है, इसके सिवाय होती है कैपेसिटी, कि लंग्स ने उसको कितनी जो है पुल्मोनरी विन से जा कर के कितनी पुल्मोनरी आर्टरीज से उसको कार्बोक्सीनेट किया है और ऑक्सीजनेट किया है. तो यहाँ पर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस जो करते हैं उसका यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है. ठीक है, तो ये है इंस्पायरी कैपेसिटी, कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन गई उसने कितनी कैपेसिटी यहाँ पर की है, वह कहलाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इसका मीन्स होता है टोटल वॉल्यूम एक पर्सन के अंदर जो जा रही है, ठीक है, फिर वह नॉर्मल एक्सपायरेशन से बाहर निकल रही है, तो उसका जो टाइडल वॉल्यूम जो था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वो मिला करके, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला कर कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी.
कैपेसिटी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वॉल्यूम भी काउंट होता है और वह टोटल मिला के उसने किसकी कैपेसिटी कितनी थी लंग्स की उसको फिल करने की, बाहर निकालने की, तो वह इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशंस टाइडल वैल्यू, इसके सिवाय जो रिवर्स जो रिजर्व हुई है अंदर, वह इन दोनों को मिला करके हो जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी इसमें ओनली आउट, जो लंग से आउट हुई है, नॉर्मल पर्सन जितनी एक्सपायर कर रहा है वह उसके अंदर जो होता है टीवी इसके अंदर काउंट होगी और एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम काउंट होगी, ठीक है। अगर इंस्पायरी कैपेसिटी होता है तो इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम काउंट होगा और टीवी तो काउंट हो गई है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर प्लस एक्सपायर वॉल्यूम दोनों को मिला के, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी में ई हो जाएगा एक्सपायर हुई है, तो इस तरह से दोनों में यह डिफरेंस हो गया है, बाकी डेफिनेशन जो होती है वह सेम ही है। अब ये फंक्शनल रेसिडल कैपेसिटी, ठीक है, FRC फंक्शनल रेसिडेंस कैपेसिटी, यह होती है ERV को मिला करके, ठीक है। ERV जो होती है वह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो रिजर्व वॉल्यूम गई थी वह और प्लस रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला करके होती है फंक्शनल रेसिडल कैपेसिटी। इसके अंदर एयर जो थी वह लंग्स के अंदर नॉर्मल एक्सपायरेशंस में कितनी निकली, उसके बाद में जो बची हुई हो गई वह फंक्शनल रेसिडल कैपेसिटी हो गई, ठीक है। फिर है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो टाइडल वॉल्यूम्स प्लस IRV दोनों को मिला करके मैक्सिमम वॉल्यूम एक पर्सन ने ब्रीथ में कितनी ली है, ठीक है, कितने इंस्पायर किए, मैक्सिमम वॉल्यूम सब उसके लंग्स पूरे फिल हो गए एल्वियोलाई से साथ में, फिर उसको जो मेज़र किया है तो वॉल्यूम इनटू कैपेसिटी को मिला करके हो गई वाइटल कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट, अब टोटल लंग कैपेसिटी सबको मिला करके कि इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, टाइडल वॉल्यूम और ERV, RV, TV और IRV, इन चारों को मिला करके टोटल लंग्स कैपेसिटी कि लंग्स ने कितनी जो है वहाँ पर ऑक्सीजन को है अंदर फिलअप किया है, इन सबको मिला करके इंक्लूड हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। जिससे एक हेल्दी पर्सन, इसको टोटल लंग्स कैपेसिटी को फाइंड करके एक हेल्दी पर्सन की जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वह फाइंड की जा सकती है इजीली। ओके स्टूडेंट, अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के अंदर इंस्पायरेशंस में ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो लंग्स के अंदर फील होती है और पुल्मोनरी वेन्स से वो सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो पुल्मोनरी आर्टरी जो होती है वह वापस सर्कुलेटरी सिस्टम से लंग्स के अंदर उसको कार्बोक्सीजिनेटेड एयर को लेके जाती है जो फीड से प्योर होकर ऑक्सीजिनेटेड होती है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो दोनों सिस्टम्स एक साथ फंक्शन करते हैं, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, और आउटर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लंग्स के अंदर ली जाती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है इसके अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट्स लगता है, जिसे यहाँ पर हम इसकी फिजिकल लैंग्वेज में इसे P ऑक्सीजन्स बोलेंगे, ठीक है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनहेल हुआ है ऑक्सीजन गई है और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जो एक्सेल हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड निकली है प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों को मिला करके 2 गैसेस एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर इस टेबल के थ्रू इसकी कितनी एल्वेओलाई के अंदर गई है, कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है, कितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसकी रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर उस टाइम थी 159, एल्वेओलाई की कैपेसिटी 104 ml इतनी गई थी, और ब्लड के अंदर 40% 40 तो थी, वह ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड हो गई थी, पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर आई, फिर जो ऑक्सीजनेटेड हुई थी पुल्मोनरी वेन से 95% और टिश्यूज़ के अंदर 40% गई। तो इस तरह से इन तीनों का टोटल लगाते 40 + 90 + 40 तो 104 एल्वेओलाई के अंदर फील हुई थी। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल हुई है 0.3 एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वह एक्सपायर होती है, और तो इसमें टोटल 45 जो होती है डीऑक्सीजनेटेड और 40 ऑक्सीजनेटेड होती है, और 45 टिश्यूज़ के अंदर जाती है। तो एल्वेओलाई के अंदर ओनली 40 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों की ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि लंग्स जो होते हैं वहाँ से पुल्मोनरी वेन्स जो होती है लंग से
यहाँ पर प्योर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको लेके जाती है ऑक्सीजन को, और जो लेफ़्ट साइड का जो हार्ट का जो पोर्शन होता है जिसके अंदर प्योर ब्लड होता है वहाँ पर फ्लो होती है। फ्लो होने के बाद इसके अंदर एरोटा जो होता है फिर वहाँ पर जा कर के वो सारे टिश्यूज़ के अंदर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देता है, जिससे वो कार्बोक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पर राइट साइड में जो इसकी विंग्स और इसके जो आर्टरीज जाती है उसके अंदर पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह फिर से प्यूरीफाई होने के लिए लंग्स के अंदर चला जाता है पुल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लंग्स और हार्ट, ये दोनों का लंग्स एंड ये हार्ट दिख रहा है आपको, इन दोनों का कनेक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। ओके, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड जाएगा और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह से उसके अंदर भी ब्लड जो होता है प्यूरीफाई होता रहता है और सर्कुलेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से कंप्लीट होता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशंस क्या हुआ है इसमें, ऑक्सीजनेट जो ब्लड है उसका ट्रांसपोर्टेशन और कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशंस दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर कैपेसिटी भी दी है जो हमारे उसमें इंडेक्स में दी थी, PO4 प्रेशर ग्रेडियंट्स ऑक्सीजन का 95 ml जो होता है हीमोग्लोबिन्स के अंदर जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है RBCs के अंदर जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कलर रेड जो होता है इसी की वजह से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है पीक यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm दिया हुआ है। तो इस तरह से यह पूरा प्रोसेस जो होता है, यह लंग्स किस तरह से फंक्शन करते हैं और किस तरह से यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, देखिए ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह पर फिर से लंग्स के अंदर प्यूरीफाई होने के लिए जा रहा है। इस तरह से यह ग्रेडियंट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड्स की, अगर आउटर मोस्ट जो प्रेशर होता है वह कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और वह मोर हुआ तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। इस तरह से यहाँ पर डिफ्यूजन्स होता है वो गैसेस का, इसके थ्रू यह पूरा सर्कुलेट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर के फंक्शन करते हैं, और यहाँ पर इसका रेगुलेशंस हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का भी। और जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो होती है वह फंक्शन करती है। हीमोग्लोबिन का कलर उसी की वजह से रेड होता है। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर इसका एक सेक्शन डायग्राम जो है TS काट करके दिखाया हुआ है, जिसमें पुल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है वह किस तरह से फंक्शंस करती है दिखाया हुआ है। एयर गोस इनटू द एल्वेओलर कैविटी and the red blood cells do its function with the oxygenated blood. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये इसका डायग्राम सेक्शंस दिया हुआ है, जिसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपकी जो परमानेंट स्लाइड बनी होती है RBCs की उसके अंदर देख सकते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र हो गया, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो इसके अंदर 97% जो होती है वो ऑक्सीजन RBCs के अंदर होती है। मैंने अभी आपको बताया था RBCs के अंदर इसका कलर रेड जो होता है वो इसी वजह से होता है। और बची हुई जो 3% ऑक्सीजन होती है वो डिसोल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, और नियर बाई 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह RBCs के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, और इसमें से 70% जो होती है वह बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, और वह कार्बोक्सीनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व हो जाती है 7% ओनली। ठीक है, तो अमाउंट इस तरह से याद रखिएगा कि 100% ऑक्सीजन में से 97 RBCs के अंदर, बाकी की 3 जो होती है वह प्लाज्मा के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 20 to 25% आउट होती है, और बाकी की जो 70% में से बचती है 7% वह प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व हो जाती है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैंने आपको बताया RBCs के अंदर जो होती है उसके अंदर 70% 93% इतनी एटलीस्ट इसके अंदर गई थी। ठीक है, तो RBCs के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन मिल करके बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे ब्लड का कलर जो होता है वह रेड होता है। ठीक है, और इसके अंदर पार्शियल प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह बाहर निकलती है, और इसके कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है, वाटर भी होता है H2O, तो इस वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है यह भी इसको जो इसका ब्लड प्रेशर जो होता है इसको रेगुलेट करता है। यहाँ पे देखिए ग्राफ के थ्रू इसमें बनाया हुआ है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशंस भी इसमें दिखाया गया है, और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसी से प्रेशर जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का लेज़र होता है, और वह लोअर टेम्परेचर इसके ऊपर हो जाता है।
तो इस तरह से ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन को लंग्स के अंदर बाइंड करके रखती है और डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से डिलीवर करती है। जो 5 ml ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यूज़ के अंदर जो होती है इन्वॉल्व हो जाती है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर काम आता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशंस कर्व यहाँ पे बना हुआ है। ये कर्व क्यों बना है कि यहाँ से जितना यहाँ पे ऑक्सीजन गई थी उतना हीमोग्लोबिन के अंदर मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था। फिर यहाँ पे कर्व किस लिए आ गया कि यहाँ पर थोड़ा कांस्टेंट होकर के फिर डाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट्स लगा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा और ब्लड के अंदर इंक्लूड हो जाती है, फिर एक्सेल होती है बाहर की तरफ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का ग्राफ बना हुआ है। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का मैंने बताया 93% जो होता है आरबीसीज के अंदर वो इंक्लूड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसी तरह से जो बाकी का जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हीमोग्लोबिन के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी इंक्लूड हो गई है, वो एटलीस्ट उसका रेशियो 3% होता है, तो वो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। जो कि यहाँ पर 3% जो 100% में से 93 उसमें से गया तो 3% था। उस 3% का 20 to 25% जो होता है वह कार्बिनो हीमोग्लोबिन्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। और यह जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट्स जो होता है, यह हाई होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो टिश्यूज़ के अंदर लो प्रेशर पर इंक्लूड हो जाती है और एल्वियोलाइज के अंदर जो ऑक्सीजन फिल होती है उसके बाद में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी होती है तो उसमें हेल्प करती है। ओके, तो इस तरह से कार्बिनो हीमोग्लोबिन जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अपना प्लेस ले लेता है और हीमोग्लोबिन के टिश्यूज एल्वियोलाइज के अंदर डिलीवर हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशंस एंजाइम्स होता है उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर फंक्शन करके प्लाज्मा के अंदर भी वो प्रेजेंट होता है। और यह रिएक्शंस देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड चली गई इसमें और वहाँ पर वाटर का भी अमाउंट था, क्योंकि ब्लड और प्लाज्मा जो होते हैं वह बने होते हैं वाटर के, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर कार्बेमाइन यहाँ पे जब ये ब्लड आ गया, इसने दोनों ने रिएक्शंस की कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंट में, तो यहाँ पर बन गया कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में फिर से कार्बोनिक एसिड ने रिएक्शंस करके यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को फ्री कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को शो करता है। कैटाबॉलिज्म जो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है और यहाँ पे इस तरह से एल्वोलर साइट्स के अंदर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर इंक्लूड होकर के फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है और एल्वोलाई के अंदर 4 ml का होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर बाहर निकल जाता है। अब रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशंस, जो रेस्पिरेशंस हमारा जो होता है कि टोटल जो वो आपको वाइटल कैपेसिटीज़ और वो सब बताई थी, उसकी वॉल्यूम कितना वो अंदर गया और कितना एक्सेल हुआ है, कितना इनहेल हुआ है। तो यहाँ से इसकी जो रेगुलेशंस होता है वह किस तरह से चलता है, इसका सबका रेगुलेशंस होता है न्यूरल सिस्टम्स के थ्रू। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा जो लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दोनों प्रोसेस जो रेगुलेट होते हैं वो हमारे न्यूरल सिस्टम से होते हैं। न्यूरल सिस्टम्स के अंदर ब्रेन होता है और न्यूरॉन्स जो होते हैं वह सेंसिटिवनेस करते हैं, फिर ब्रेन को जा कर के यहाँ पर मैसेज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में जो होता है वह हार्ट जो होता है 72 टाइम रेगुलेट कर रहा है, तो वह किससे पता चला, रेस्पिरेटरी रिथम जो होती है वह रेस्पॉन्सिबल होती है इसके रेगुलेशंस के लिए। अगर वो रेगुलेशंस कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है हेल्दी पर्सन के अंदर, तो इसका इतना ही अमाउंट होगा 1 के अंदर। ठीक है, ये न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं वह अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको जाके मैसेज देते हैं, जिसमें ब्रेन के यहाँ पर जो स्पेशल टाइप्स की इसकी जो ग्लैंड्स होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वह इन फंक्शंस को रेगुलेट करती है। और इस तरह से हमारे अंदर जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिथम का जो होता है सांस का चलना, ब्रीथ का आउट होना, वह रेगुलेट हो जाता है और वह हेल्दी पर्सन्स के अंदर रेगुलेट होकर के चलता रहता है। और अगर रेगुलेट नहीं होता है तो अनहेल्दी के अंदर इसका रेगुलेशन फाइंड करके उसके जो डिसऑर्डर होते हैं वह फाइंड कर लिए जाते हैं। और यह चेंजेस जो होते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसकी अकॉर्डिंग फाइंड कर लिए जाते हैं। इसके अंदर एरोटिक आर्क जो होता है, जो ECG वगैरह करते हैं उसके अंदर वो रेस आ जाती है, उसके अंदर फाइंड आउट करके यहाँ पे डिसऑर्डर जो होता है वह फाइंड कर लिया जाता है कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इसे फाइंड आउट कर लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से रेगुलेशन जो होता है वह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो जाता है। अब है डिसऑर्डर।
यहाँ पे जो अगर हमारा मैंने अभी जो रेगुलेशन बताया उसके अंदर जो होता है 1 मिनट के अंदर अगर हेल्दी पर्सन जो होता है इसका अगर इस तरह से रेगुलेट नहीं आता है तो उसको कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और वो डिसऑर्डर्स जो होते हैं वह इसके अंदर जो है शो हो जाते हैं कि अगर वहाँ पर रेगुलेशंस नहीं हो रहा है, उसका ब्रेन का उस पर कंट्रोल नहीं रहा है, वहाँ पे हेल्दी पर्सन्स के अंदर हेल्दी ब्रीदिंग नहीं हो रहा है तो वो अनहेल्दी हो गया है। और इसके रीजंस हो सकते हैं कुछ डिजीज़ के रूप में जो है अस्थमा, इम्फाइसीमा। तो अस्थमा वो होता है जो ब्रीथिंग के अंदर जो होता है, जो ब्रोंकाई होती है और ब्रोंक्यूलस, यहाँ से ये ट्रेकिया के यहाँ से ब्रोंकस और ये ब्रोंक्यूलाई गई, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। अगर उसको जो है कोल्ड और कफ बहुत ज़्यादा है पेशेंट को, उसके अंदर बैक्टीरिया कुछ एंटर कर गई तो वहाँ पे जो उसका ऑक्सीजन की जो वाइटल कैपेसिटी होगी वो लेस हो जाएगी, जो अस्थमा के रूप में डिसऑर्डर हो जाएगा। वो प्रॉब्लम होता है ब्रोंकुलाई और ब्रोंकस के अंदर जो होता है एयर प्रॉपर जो होती है वो फील नहीं हो पाती है। अब है एम्फीसीमा के अंदर एल्वेओलियर वॉल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है। उसके डैमेज होने से उसकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और यह मेन रीज़न जो होता है वो होता है स्मोकिंग से, क्योंकि स्मोकिंग का जो स्मोक होता है वह लंग्स के अंदर एल्वेओलाई के अंदर एंट्री करने से उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है, जिससे ऑक्सीजन जो होता है प्रॉपर वहाँ पे सर्वाइव करके उसकी वाइटल कैपेसिटी और वाइटल वॉल्यूम जो होती है वह प्रॉपर नहीं हो पाती है और वह डिसऑर्डर हो जाता है एम्फीसीमा के रूप में। अब थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब होता है जो लोग काम अपने किसी पर्टिकुलर इस तरह के फंक्शन से, इस तरह से अपने ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं कि उनको वहाँ पे इस तरह के एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ता है, जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स और जो स्टोन कटिंग का काम होता है वहाँ पे उसमें से स्टोन के जो पार्ट्स निकले या डस्ट पार्टिकल निकले तो वहाँ पर उनकी ब्रीथिंग के अंदर वो चले जाते हैं और वहाँ पर उसके एल्वियोलाई को और ब्रोंकियल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपर फील नहीं हो पाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसी वजह से इसे बोला जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कि ऑक्यूपेशंस को लेकर के जिसका जो ये काम होता है कि जैसे स्टोन ब्रेकिंग का या ऐसे ही एटमॉस्फेयर में उन्हें काम करना पड़ा है तो इसको लॉन्ग टाइम पे ऐसा काम करने से उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीज़ होती है और ऐसा ऑक्यूपेशन करने वाले को अपना लंग्स डैमेज होने से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क पहनने कंपलसरी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ही आपका जो लेसन था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिनिश हो गया है। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा।